हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है कि हमारी केमिस्ट्री की क्लास 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे आपसे डिस्कस किया गया था कि इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जो है हम लोग क्लास 9 के लिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स वगैरह अपलोड कर रहे होंगे ताकि कम टाइम में वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा, किसी भी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, वो अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें और साथ ही साथ जो है अपनी तैयारी इतनी ज़रूर कर सकेंगे वो लोग पेपर अटैम्प्ट करें। क्लियर? तो आज की हमारी इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है केमिस्ट्री की हमारी लास्ट वीडियो मैथमेटिक्स की ऑलरेडी अपलोडेड है, फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड कर दी गई थी। इसी तरीके से बिल्कुल अब केमिस्ट्री की वीडियो इंशाल्लाह ताला आज अपलोड हो रही होगी चैनल के ऊपर, जिसे आप देखकर अपनी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ अपनी क्यूरीज क्लियर करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये देना चाहूँगा स्टार्ट में कि ये हमारी इस प्लेलिस्ट की जो बोर्ड प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है इसकी लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद चैनल के ऊपर जो है 1 से 2 वीक का ब्रेक आएगा। उस 1 से 2 वीक के ब्रेक का मकसद ये नहीं है कि हमें आराम चाहिए, हमें आराम करने की ज़रूरत है, काफ़ी वीडियोस बनानी नहीं। उसका मकसद इतना है कि जो क्लास 9th और मैट्रिक का स्कूलों के अंदर नया बैच आने वाला है, जो क्लास 9th अभी न्यू आएगी या क्लास मैट्रिक जो न्यू जाएगी, क्लास 9th और मैट्रिक में जाएगी और 8th के जो स्टूडेंट 9 में आ रहे होंगे उनके लिए उनके स्कूलों में बैच स्टार्ट होने में पेपरों के बाद करीब 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो उस ब्रेक के दरमियान हमारा ये छोटा सा इनिशिएटिव था, हमने डिसीजन लिया था कि उस ब्रेक के दरमियान हम अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और उस टाइम में जो है हम अपने लेक्चर्स तैयार करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा नया बैच आने वाले जैसा आपसे प्रॉमिस किया गया था कि इंशाअल्लाह ताला अब जो वीडियोस आने वाली हैं चैनल के ऊपर वो क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी बहुत ऊपर होगी इंशाल्लाह ताला। क्वांटिटी भी प्रॉपर दी जा रही होगी, आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स कवर करवाए जा रहे होंगे, लेक्चर बाय टॉपिक चला जा रहा होगा, साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उससे रिलेटेड MCQs, उसके आपको नोट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे ताकि आपको नोट्स भी परचेज ना करने पड़े और आप अपनी तैयारी भी स्टार्ट डे से लेकर एंड डे तक आप लोग करें। पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, रैंडम वीडियोस नहीं होंगी, प्लेलिस्ट में जो है ऑर्डर वाइज वीडियोस अवेलेबल होंगी ताकि अगर आप देखना चाहें तो आप डे 1 से डे एंड तक सारी वीडियोस को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इन चीज़ों को बनाने में लगेगा हमें इंशाल्लाह। वो टाइम हमारा जो है यही ब्रेक होगा जो पेपर्स के बाद आने वाले। क्लियर? तो आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी था वीडियो के लिए भी और आने वाले जो हमारे ब्रेक आने वाले चैनल के ऊपर उसके हिसाब से भी बढ़ते हमारे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन भी जो है आपको उसी PDF के अंदर अवेलेबल होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्लियर? तो PDF जरूर डाउनलोड करेगा। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास और उनमें क्या ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होगी। देखते हैं हम लोग। बढ़ते हैं हमारे पहले 2 सवाल हमें यहाँ पे देखने को मिले, हमारा जो पास पेपर का आपको PDF फॉर्मेट किया उसके अंदर भी, और यहाँ पर हमारे पास पहले 2 सवाल क्या है। फर्स्ट इज व्हाट इज केमिस्ट्री एंड देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अब ये एक सवाल आ सकता है या अलग अलग करके भी आ सकते हैं कि डिफाइन व्हाट इज केमिस्ट्री एंड देन डिफाइन व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करना होगा केमिस्ट्री को और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कोई सी भी 3 या 4 आपको याद करनी है, जो भी आपको ज़्यादा ईजी लग रही हो, जो भी आपको ईजीली रिमेंबर्ड हो, वो आपको 3 से 4 ब्रांचेस जो केमिस्ट्री के हैं वो आपको याद करनी है। क्लियर? सिंपल सा सवाल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास व्हाट इज केमिस्ट्री एंड देन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके पास दैट आर डेफिनेशंस। मैं सारे डेफिनेशंस को एक जगह लिखा है इजी करने के लिए आपके लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। सारी डेफिनेशंस एक ही क्वेश्चंस में लिख दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आपकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी यहाँ पर सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला याद होगा कुछ, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसा बताया गया कि सिर्फ डेफिनेशंस यहाँ पे सारी एक जगह कर दी ताकि आप लोग आसानी से याद कर पाओ। मॉलिक्यूलर फार्मूला पहली डेफिनेशन, देन एटॉमिक मास, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन सॉल्यूशन सस्पेंशन, उसके बाद हमारे पास डिफ्यूजन, देन बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद मोल, अवोगाड्रो नंबर और सॉल्ट्स। आसान सी डेफिनेशंस हैं ये सारी, तकरीबन आप लोगों के करीब 9 चैप्टर्स हैं इस साल के पेपर में, क्लास 9 के ना 9 चैप्टर्स हैं आप लोगों के, चैप्टर नंबर 10 इंक्लूडेड नहीं है। ये जो टॉपिक्स बताए हैं, जो डेफिनेशंस हैं, ये कंडेंस्ड सिलेबस जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, सब पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट नहीं बताए जा रहे। क्लियर? यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आपके पास एटॉमिक मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉल्यूशन सस्पेंशन, डिफ्यूजन, मोल, अवोगाड्रो नंबर और सॉल्ट्स। ये कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका व्हाट इज केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? 2 सवाल थे, इसीलिए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से आए और उनमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिए लिखा हुआ है लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। अब लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूडेड है, ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन।
इंपॉर्टेंट दो जो मैं बता रहा हूँ वो देखेंगे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि पास पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ये आपको हर सूरत प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आपने बाकी चीज़ें भी कवर करनी है, वरना ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको ज़रूरी करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पास पेपर्स में भी रिपीट हुए हैं। काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्लियर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आपको दोनों याद करने हैं, इनकी स्टेटमेंट, इनका इंट्रोडक्शन और इनके एक एक एग्जाम्पल के साथ। क्लियर? एग्जाम्पल पूछी जा सकती है पेपर में, तो एक एक एग्जाम्पल के साथ लॉज याद करने। देन केमिकल रिएक्शन हमें बताने क्या चीज़ होती है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, और केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमें एक्सप्लेन करना है किनको, देखो लिखा हुआ है एक्सप्लेन सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंबस्टन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन है जो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के साथ आपको ये चारों जो है आपके चारों केमिकल रिएक्शन आपको याद करने, एक एक एग्जांपल के साथ। एक रिएक्शन की एग्जांपल आपको इसमें लिखनी है, जरूरी होती है। क्लियर? सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट, कंबस्टन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड नील बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नील बोहर इंपॉर्टेंट नहीं है, रदरफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे इसको। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल चैप्टर नंबर 3 में अवेलेबल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 तो ये है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे पास कौन से क्वेश्चन मजीद हैं पीडीएफ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 हमारे पास कौन से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 इस पीडीएफ के अंदर है, दैट इज एक्सप्लेन द टर्म पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल आप लोग पता है, मंडी पीरियोडिक टेबल में 2 टर्म्स हैं आपके पास, यानी 2 सेक्टर्स हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स। यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है दैट इज पीरियड्स, यानी हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन द टर्म पीरियड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हाट आर पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद जो हमारे 7 पूरे जितने पीरियड्स हैं हमारे, पीरियड 1 से लेकर 7th पीरियड तक जो कि इनकम्प्लीट है, 7th पीरियड तक आप लोग क्या करोगे, सारे एक्सप्लेन करोगे उनके स्टार्टिंग एलिमेंट से लेकर एंडिंग एलिमेंट तक। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, कंप्लीट है। देखो एक्सप्लेन द टर्म पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट आपको पीरियोडिक टेबल को, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका पीरियड्स है उसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये होता है कि आपको उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देनी है। क्लियर? तो कंप्लीट उसको डिफाइन कर रहे होंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के अंदर एक सवाल है आपका आयनाइजेशन एनर्जी, वो आपको यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या करना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें डिफरेंस बताने के क्या होते हैं। क्लियर? सिंपल है, डिफरेंशिएट को चैप्टर नंबर 5 से हमारा सवाल दिया गया, डिफरेंशिएट करना है हम लोगों को। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज बतानी है आपको। यहाँ पर एक और क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड इस साल के सिलेबस में तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाय फार एक चांस है आप लोग क्या करोगे, उसको याद कर लो, उसकी डेफिनेशन क्या पता अगर आ गया पेपर में तो आप लोग कम से कम अटेम्प्ट करोगे, उसकी छोटे सा हुआ है उसकी डेफिनेशन आप याद कर लो हाइड्रोजन बॉन्ड की। क्लियर? तो एक कॉम्प्लीट वो है, कह लो एक तरीके का ना आपका चॉइसेबल क्वेश्चन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज लिखनी है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, दैट इज डिफ्यूजन इन गैसेस। चैप्टर नंबर 6 से सिर्फ एक टॉपिक लिया गया, दैट इज डिफ्यूजन इन गैसेस का, और कोई टॉपिक चैप्टर नंबर 6 से नहीं उठाया गया। यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक है, दैट इज डिफ्यूजन इन गैसेस का, चैप्टर नंबर 6 से हमारे लिया गया। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ 10 सवाल थे, बचे हमारे पास बाकी 6 और सवाल। टोटल 17 क्वेश्चन हैं आपका जो पीडीएफ है उसके अंदर 17 क्वेश्चन है टोटल, बाकी बचे 6 सवाल। देखते हैं वो 6 सवाल अब कौन से हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे हमारे जो पीडीएफ है उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके पास जिसमें आपका होता है सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर, नॉर्मेलिटी, ये वो तमाम चीजें होती हैं आपकी। क्लियर? तो उनमें से जो है आपको यहाँ पर कोई से भी 2 या 3 लिखने होंगे अगर ये पेपर में सवाल आता है तो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी शॉर्ट में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी का। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये एक टॉपिक है हमारे पास, व्हाट इज मोलैरिटी एंड व्हाट इज मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी एंड व्हाट इज मोलैरिटी के साथ में आपको क्या करना है, इनकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, दैट व्हाट इज मोलैरिटी, उसके बाद उसका फॉर्मूला राइट कर देना है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो, लॉन्ग में अगर ये आया
तो यकीनन ही पहले बोलेंगे डिफाइन मोलैरिटी और उसके बाद मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल दे देंगे। अब न्यूमेरिकल आप बोलोगे हर न्यूमेरिकल तो किए ही हम लोगों ने, एक या दो न्यूमेरिकल्स आपको वीडियो में करवा दिए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। क्लियर? मोलैरिटी है, मोलैरिटी का टॉपिक। देन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ वहाँ का थोड़ा डार्क होकर चेंज किया था, देखें लिखा हुआ है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉज है हमारे पास, फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है। क्लियर? हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी स्टेटमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन अगर है तो, अदरवाइज उसकी एग्जांपल है। क्लियर? देन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। चार प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन होगा ये, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, वो आपको राइट करने हैं। चार प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं, किसी भी चार या तीन प्रॉपर्टीज आपको राइट करनी है इसके अंदर। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज सॉल्ट्स का। अब सॉल्ट्स क्वेश्चन मतलब इसके अंदर आप लोगों को क्या आ जाते हैं, सॉल्ट्स की डेफिनेशन कि सॉल्ट्स हैं क्या, उसके बाद आपके डबल सॉल्ट्स, देन एसिडिक सॉल्ट, देन न्यूट्रल सॉल्ट, देन बेसिक सॉल्ट, ये तमाम चीज़ होती है। क्लियर? तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कौन सी करना चाह रहे हो, कौन सी आपको इजी लग रही है, लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा दैट इज डबल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स। ये दो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करिएगा, बाकी अगर आप करना चाहें तो सब कुछ। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को बता दिए। और इसके अंदर अब जो बाकी हमारे पास बचे हैं दैट आर न्यूमेरिकल्स, 3 से 4 न्यूमेरिकल करेंगे। पीएच के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, पीएच का टॉपिक इंक्लूडेड है हमारे कंडेंस्ड सिलेबस में। पीएच के न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, साथ ही साथ हम लोग मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि न्यूमेरिकल्स सॉल्व कैसे करने हैं। क्लियर? तो बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं हमारे। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है हमारा, दैट इज ये हमारे पास मोलैरिटी का मोलैरिटी का फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। क्लियर? हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो फैराडे का हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो हमें फार्मूला गिवन है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक इंक्लूडेड है कंडेंस्ड सिलेबस में। तो जरूर करते हैं हम लोग, यहाँ पे करते हैं। देखो लिखा हुआ है करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। सबसे पहली चीज हमारे पास आ गई करंट। करंट का सिंबल होता है I बराबर है 0.5 एम्पेयर के। क्लियर? 0.5 एम्पेयर हमारे पास यहाँ तक सवाल डन। अब देखो फॉर 1 आवर, यानी 1 आवर के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम हमारे पास है 1 आवर। अब टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, चाहे केमिस्ट्री चाहे फिजिक्स, कोई भी टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज सेकंड। तो हम आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक घंटे में कितने, हम लोगों ने कितनी दफा कर चुके हैं, 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर? लिख लेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा साफ करके दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर होते हैं आपके 3600 सेकंड्स। क्लियर? एक आवर बराबर होता है 3600 सेकंड्स के। क्लियर? 3600 सेकंड्स के आपका आर बराबर होता है। यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट। अब देखो कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर, हमें मास ऑफ कॉपर फाइंड करना है। लिखा m बराबर ये, हमें मास ऑफ कॉपर फाइंड करना है। क्लियर? उसके बाद क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज Cu इज इक्वल्स टू 0.00329, यानी हम लोग यहाँ पे E 0.000392 ग्राम पर कूलम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इसके पॉइंट्स को शिफ्ट कर देंगे। देखो किस तरीके से ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि नीचे हो रहा है 0, ये हो जाएगा 3.92 इंटू -4, 1 2 3 4 पॉइंट्स मूव किया तो क्या बना, 3.92 इंटू द पावर -4, एक्सपोनेंट -4। अब ग्राम था, ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, यानी एक्सपोनेंट -3 इस तरीके से लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। एट दी एंड ये वैल्यू क्या बन गई, 3.92 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आपकी वैल्यू बन गई 3.92 इंटू 10 टू द पावर 7। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्लियर दोबारा, E 3.92 इंटू एक्सपोनेंट 7 किलोग्राम पर कूलम। क्लियर है? अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं यहाँ पर नीचे वाली वैल्यूज को, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो ज़्यादा। उसके बाद अगर हम लोग बढ़े आगे, यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ, मास मतलब हमें अमाउंट फाइंड करनी है, हमें वेट फाइंड करने की इसका कॉपर का, कि कितना कॉपर यूज हुआ, कितना कॉपर लिबरेट हुआ, कितना डिपॉजिटेड हुआ। क्लियर? तो फर्स्ट फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो फार्मूला है दैट इज W इक्वल टू ZAT, where W stands for weight of the substance और mass of the substance, Z stands for, हमारे पास Z होगा यहाँ पे, क्या देखो Z क्या होगा,
इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ई सिंबल होता है, उसको Z से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है? दोबारा पढ़ेंगे हमेशा। Z क्या होता है दोबारा बताएं जल्दी जल्दी। Z क्या होता है? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है आपका। क्लियर है? हम उसको E भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूले में Z है तो हम इस E को रिमूव करके क्या करेंगे, यहाँ पे Z लिख लेंगे ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। क्लियर? W is equals to ZAT, Z पता है, A पता है, T पता है, W फाइंड हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है W is equals to ZAT, हम लोगों ने उसको सॉल्व करेंगे। W is equals to Z की वैल्यू 3.92 into the power minus 10 to the power minus 7 into एम्पेयर 0.5 into टाइम 3600, तो आपका ये आ जाएगा मास ऑफ द कॉपर, या वेट कह सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर? आपका वेट आ जाएगा। वेट फाइंड करें खुद जल्दी से। वेट क्या फाइंड होता है आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं, यहाँ पे हम लोग भी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट ऑफ कॉपर कितना आया, अमाउंट ऑफ कॉपर है 6580, यानी 6580.19 यूनिट किलोग्राम पर कूलम। ये हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ कॉपर है हमारा, जो कि डिपॉजिटेड हुआ था। क्लियर है? सिंपल सा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर हमारे पास हमें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे दिया गया था, टाइम दे दिया गया था, हम लोगों को करंट दे दिया गया था, और हम लोगों से इसका मास मांगा था, यानी हम लोग यहाँ पे W लिख सकते हैं इसको कि हमसे इसका अमाउंट मांगी थी, हमसे मास मांगा था। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल टू ZAT का, और आपका यहाँ पर वेट आ गया, यानी आपका मास आ गया आपके सब्सटेंस का। यूनिट याद रखिएगा किलोग्राम पर कूलम है। क्लियर? ये हमारे पास फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। अब एक मोलैरिटी का करेंगे, देन हम इंशाल्लाह एक पीएच का न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस शीट से जो पीडीएफ प्रोवाइड होगा उसमें से आप लोग सॉल्व करोगे। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दैट इज कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.001 मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी हम लोगों को कंसंट्रेशन बता दी गई है कितनी, 0.001 मोल या मोलैरिटी आप इसको पढ़ सकते हो। क्लियर? सॉल्यूशन हमें बताया, हमें इसकी पीएच फाइंड करनी है। अब पीएच कैसे फाइंड करोगे? पीएच का फॉर्मूला होता है जी पीएच इक्वल टू माइनस का लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? pH इज इक्वल टू माइनस का log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हमें यहाँ पर या OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन भी हो सकता है, यहाँ पे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव कंसंट्रेशन भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने H पॉजिटिव क्यों लिया? H पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर जब हम लोग एसिड के अंदर डील कर रहे होते हैं, और OH जब हम लोग बेस के अंदर डील कर रहे होते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास है HCl का। HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी बोलेंगे दोबारा, देखें जल्दी। क्या HCl स्टैंड्स फॉर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत सही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर? हमारे पास HCl। अब क्या करेंगे, देखो एज इट इज pH माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01, उसको क्या करो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 2। सिंपल, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, माइनस का लॉग पुट करके वैल्यू निकालो तो इसका आंसर आ जाएगा 2। सवाल हल हो गया। अब क्या करोगे, अब कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, भाई इसमें तो pH भी फाइंड करना था, हमें तो pH ही पता है, pOH कैसे फाइंड करेंगे? क्लियर? तो उसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है। अगर आपको pH पता है और pOH फाइंड करना है, अक्सर सवालों में बोल दिया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी तरफ से, बड़े बन लेते हैं थोड़ा सा है एंड कैलकुलेट pOH। क्लियर है? तो क्या करोगे, फॉर्मूला होता है आपके पास, दैट इज pH प्लस pOH बराबर होता है 14 के। pH प्लस pOH बराबर होता है 14 के। pH की वैल्यू 2 प्लस pOH बराबर है 14 के। प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बना, pOH की वैल्यू कितनी बनी, 12 आपकी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग जो है pH की भी और pOH की भी दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला ध्यान से देख लें, माइनस का log H पॉजिटिव अगर एसिड गिवन है, अगर यहाँ पे गिवन होता हमें NaOH, नोटिफिकेशन थी इग्नोर करिएगा, इसका साउंडिंग है, इस पे ध्यान दें। NaOH अगर हमारे पास होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का log और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन यूज कर लेते हैं। क्लियर है? NaOH HCl दोनों में डिफरेंस बता दिया आपको। pH इज इक्वल टू माइनस log OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, फार्मूला होता है pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। क्लियर है? हमने pH का न्यूमेरिकल देखा, हम लोगों ने फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा। लास्ट हमारे पास दैट इज मोलैरिटी का एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है आज के इस लेक्चर का, हमारे पास दैट इज वो हमारे पास मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। आसान सा न्यूमेरिकल है। देखो दोबारा कैलकुलेट मोलैरिटी, तो हिस्सों में हम क्या करेंगे, चीजें नोट करना। सबसे पहले मोलैरिटी के आगे क्वेश्चन मार्क कीजिए, फाइंड करनी है हमें।
कंटेनिंग 16 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जल्दी बताएं। ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जल्दी बताएं। ग्लूकोज सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? बिल्कुल सही, ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है। क्लियर है? यहाँ पर देखो सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज आपका सॉल्यूट है, तो क्या करोगे यहाँ पर लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है आपके पास, 16 ग्राम। आपके पास है क्या आपका सॉल्यूट, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। क्लियर है? हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है 16 ग्राम, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है पर 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, ये वॉल्यूम है हमारे पास। क्लियर? ml और वहां देखो फॉर्मूले में सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर या मिली, इसको आप लोग मिलीलीटर कहते हैं और सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा उसके ऊपर आते हैं लोग फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि गिवन है 16 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000, जो कि आपको करना है जीएफ मास। ये जीएफ मास लड़की का मास नहीं है, वो मत समझिएगा। जीएफ मास मतलब है ग्राम फार्मूला मास, जीएफ मास मतलब ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास किसका है, जो आप ग्लूकोज यहाँ लिखोगे। क्लियर है? ग्राम फार्मूला मास इनटू सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से जरा हम वैल्यूज पुट करते हैं किस तरीके से, देखो m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 16 इनटू 1000। अब देखो ग्राम फार्मूला मास कैसे नोट करोगे, देखो C6H12O6 है। क्लियर है? तो क्या करोगे यहाँ पर ग्राम फार्मूला मास करने के लिए हम लोग टॉप पे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो C का मास होता है, यानी हमारे पास कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। अब इन तीनों को जरा प्लस करना है। 12 इंटू 6 क्या होता है आपके पास, 12 इंटू 6 जल्दी, 12 इंटू 6 72 होता है आपके पास। क्लियर है? 12 इंटू 6 क्या होता है आपके पास 72 प्लस 1 इंटू 12, जाहिर सी बात है 12 ही रहेगा। 16 इंटू 6 क्या होता है, 16 इंटू 2 क्या होता है 32, 32 ट्वाइस क्या होता है 64, 64 32 कितना होता है 96। क्लियर है? तो 96 हो गया आपके पास, यानी आपके पास आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96। सब तीनों को जरा प्लस कर दो, कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 168। ये हो गया, ये बन गया 168 और 12 कितना 170 ग्राम फॉर्मूला मास बन गया ग्लूकोज का कितना 170 आपका। क्लियर है? 170 बना है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसके अपॉन में 170। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300। क्लियर? अब इसको जरा सॉल्व करेंगे और देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे देखें इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, यहाँ कट नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, इनको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग भी करो और देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास अभी सॉल्यूशन था 16 डिवाइड बाय 170 इंटू 10 डिवाइड बाय 3, जो कि आंसर आ गया हमारे पास 0.0941 इंटू 3.33। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, जो कि होगा 0.313। यहाँ आप सिर्फ लिख सकते हो कि 0.3 मोलैरिटी का m, और यहाँ आपका सवाल होता है कंप्लीट। क्लियर है? 0.3 मोलैरिटी आपकी आ गई, सवाल का आंसर आ गया आपका। यहाँ आपके तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। यही चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल रही होगी। यहाँ तक हमारी वीडियो जो थी वो कंप्लीट होती है। हमारा केमिस्ट्री का जो आज का आपका बोर्ड के हवाले से जो प्रिपरेशन लेक्चर था वो कंप्लीट होता है हमारा। अब बात करते हैं जो आपसे मजीद कुछ डिस्कशन करनी थी उसके ऊपर। क्लियर? तो हम लोगों ने अपने वीडियो कंप्लीट किया। अब आपसे कुछ एक बात करनी थी, वो ये जैसे आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया गया था कि अब जो है चैनल के ऊपर 1 से 2 हफ्ते का ब्रेक आ रहा होगा। उस 1 से 2 हफ्ते के ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आराम किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर रखेंगे, सेशन दोबारा शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो हमारी चीज़ें चाहिए होंगी, जो अब क्योंकि वीडियो जैसे आने वाली हैं, ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड थी फिजिक्स की वीडियो, जैसे आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी दिख भी रही होगी, मैं डाल दूंगा आई बटन के अंदर, आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। जो है आपकी जो फिजिक्स की वीडियोस थी जो आपकी पहले क्लास 9 मैट्रिक के लिए आ रही थी, हम लोग प्रॉपर टॉपिक वाइज चल रहे थे। टॉपिक 1.1, 1.2 इस तरीके से हम लोग कंप्लीट डिटेल हर चीज़ पढ़ रहे थे, हर चीज़ को समझ रहे थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ कर रहे थे। अब सिर्फ एक एडिशन क्या होगा कि अब साथ के साथ उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अगर हुए तो भी, और उनसे रिलेटेड अगर एमसीक्यूज हुए तो भी साथ दे दिए जाएंगे, ताकि आप लोग एक ही दफ़ा उस टॉपिक को पढ़ें और आप लोग ऑल राउंड उस टॉपिक को कंप्लीट करने, आपको बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर है?
तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, चीज़ें कंप्लीट करने में, चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे 2 से मैक्सिमम 1 से 1.5 से 2 हफ्ते की ब्रेक है कि उसके बाद इंशाल्लाह ताला चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड होना दोबारा शुरू होगी। नया सेशन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट किया जाएगा प्रोडिजी ट्यूशंस का 2021 के लिए, जो होगा क्लास 9th और मैट्रिक के लिए। तब तक के लिए चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियोस को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने इश्यूज, अपना फीडबैक आप लोग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यही एक तरीके से हमें मोटिवेट करता है मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। इसी तरीके से आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। और आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।